चैनल। तो दोस्तों कल हमने क्या पढ़ा था, द लिविंग वर्ड हमने स्टार्ट किया था और हम इस पैराग्राफ को पढ़ लिए थे जो व्हाट इज़ लिविंग, ये लिविंग क्या होती है। आपने कुछ क्राइटेरिया देखे थे कि लिविंग को डिफाइन करने के हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं और उन क्राइटेरिया की मदद से हम क्या करते हैं, लिविंग को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। जैसे हमारे पास मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या क्या था। जैसे हमने ग्रोथ किया था, रिप्रोडक्शन किया था, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट यानी कि कॉन्शियसनेस होना और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, ये सब की मदद से हमने क्या किया था, लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश की थी, क्राइटेरिया देखा था। फिर हमने कुछ डिफाइनिंग फीचर भी देखा था कि लाइक हमारे पास ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब तो हमारे पास है, लेकिन क्या ये सचमुच डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग क्राइटेरिया है। तो उसमें हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं माना था। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ का एग्जांपल, तो ग्रोथ में मैंने आपको ये कहा था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ग्रोथ को दिखाते हैं। लाइक उनके सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है पार्टिकल्स का, जिससे उनकी साइज बढ़ जाती है। तो क्या ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं, एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया मान सकते हैं? तो नहीं, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं था। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में। एक मिनट मैं आपको नीचे दिखाती हूँ कि हमने कहाँ पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। तो हम कल इस यहाँ पे भी पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, हम उसको नहीं बोल सकते। एक लिविंग बींग्स की एक प्रॉपर्टी तो होती है रिप्रोडक्शन करना, बट एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसको हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने कुछ कल एग्जाम्पल पढ़े थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ये पढ़ा था कि म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इन सब का एग्जाम्पल क्या है? ये सारे क्या है? ये सारे आपके लिविंग बींग्स हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं शो कर रहे हैं तो क्या ये लिविंग नहीं है? नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये सारे लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन बींग का तो एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि आप अपने आसपास भी देखते होंगे। तो यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कि यार किसी में अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग है। तो दिस इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग को बताने का। चलिए अब आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं। यहाँ से हमको पढ़ना है, 1 मिनट इसको हम क्लियर कर लेते हैं और फिर आगे अपना यहाँ से हमको करना है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। हमने क्या क्या देख लिया था? ग्रोथ देख लिया था, रिप्रोडक्शन देख लिया था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले ये वर्ल्ड को समझिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको रिपीट कर देती हूँ। देखिए मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी क्या किससे बनी हुई है? आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ देखिए मेटाबॉलिज्म मैं आपको समझाने के लिए इसका एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल्स में क्या होते हैं? रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमारी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो वहाँ पे आप रिएक्शंस देख रहे हो, सेल के अंदर एन नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे रिएक्शंस अगर हो रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर सेल रिएक्शंस परफॉर्म कर रही हैं तो वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शो कर रही हैं, वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शो कर रही हैं। तो यहाँ पे चलिए मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं और देखते हैं फिर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं और होते हैं वो केमिकल से बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शंस। देखिए जितने भी केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में उनके अलग अलग साइज, अलग अलग क्लासेस और अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के वो कार्य कर सकते हैं। फिर क्या है? फिर देखिए ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या है? दीज are constantly being made and changed into some other biomolecule। देखिए बायोमोलिक्यूल क्या होता है आगे आप पढ़ेंगे कि मतलब बायोमोलिक्यूल जैसे आपका प्रोटीन हो गया, जैसे आपका पॉलीसेक्राइड्स हो गए, ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल हैं, ये सारे आपके बायोमोलिक्यूल हैं। न्यूक्लिक एसिड हो गया। इसमें क्या होता है कि देखिए इनके जो फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, ये एक मतलब एक बायोमोलिक्यूल में इनका कन्वर्जन हो जाता है, बीइंग मेड एंड चेंज इनटू द सम अदर बायोमोलिक्यूल। लाइक प्रोटीन, हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं। जो जैसे हमारे पास कुछ इंजाइम्स होती हैं वो भी प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो कई सारे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को शो कर रहे हैं, मतलब उसमें रिएक्शंस कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। ठीक है। फिर दीज कन्वर्जन आर
रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये सारे कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स में चीज़ें बदल रही हैं या फिर प्रोटीन्स बन रही हैं, न्यूक्लिक एसिड बन रही हैं, पॉलीसेक्राइड्स बन रही हैं, तो ये जो कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस की मदद से हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन की मदद से क्या हो रहा है, ये सारे सब्सटेंस या फिर बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। उसके बाद क्या है, देखिए क्या है, these conversion are chemical reaction, ठीक है। There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism, मतलब thousands of living metabolic reactions हो रहे हैं एक living organism के अंदर और simultaneously यानी साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, हर एक लिविंग बींग्स के अंदर रिएक्शन परफॉर्म की जा रही है। फिर क्या है, बी दी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो लिविंग है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है तो वो भी तो एक लिविंग है, तो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, बट मायने क्या रखता है कि वो लिविंग हो। अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर सेल्स जो होंगी, सेल्स रिएक्शंस अकर करेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, और ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो फंजाई हो या फिर आपके माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, यानी कि आपके पास यूनिसेलुलर या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को शो करते हैं। एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे है, अब इसका डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, ये आप मतलब ध्यान में रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका वन वर्ड में पूछ, वन लाइन में, वन स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है, या फिर नीट में ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, बोला कि इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है, कौन मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन है या फिर किसको डिफाइन कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जितनी भी रिएक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रही हैं उनका सम टोटल क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। आपको पता भी होगा कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, उसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और आपका एनाबॉलिज्म में क्या होता है, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, उसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और कोई एक प्रोडक्ट बनता है। लाइक आप देखते जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद आपका क्या बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो ये आपका एनाबॉलिज्म हो गया। हालांकि इतना जाना नहीं है डीप में, लेकिन आप समझ जाइए कि मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में परफॉर्म, अगर हमारी बॉडी लिविंग थिंग्स है तो सारे सेल रिएक्शंस हमारे बॉडी में अकर होते रहेंगे। चलिए और देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। देखिए इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करेगा। हालांकि आगे दो चीज़ें जो हमने पढ़ा था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसमें आपने देखा था कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको दिख रहे थे। उसमें कुछ एक्सेप्शन ये थे कि ग्रोथ है तो उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। फिर आपने रिप्रोडक्शन देखा था, उसमें क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन को नहीं शो करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्सी था, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा नहीं है वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। देखिए सेल फ्री सिस्टम क्या होता है, देखिए आप मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के बाहर। देखिए मैंने आउटसाइड द बॉडी यहाँ पे टर्म आया तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम आउटसाइड द बॉडी को एक और टर्म दे सकते हैं, इन विट्रो कल्चर। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि इन वीवो कल्चर क्या होता है, इन विट्रो कल्चर क्या होता है। इन विट्रो कल्चर जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इन वीवो कल्चर जो होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। तो सेल फ्री सिस्टम मतलब वहाँ पे कोई, देखिए हमारी बॉडी के अंदर अगर सेल रिएक्शन हो रही है तो वो इनसाइड द बॉडी है, और हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। और कोई रिएक्शन अगर आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म हो रही है तो यानी कि वो एक सेल फ्री सिस्टम है। देखिए हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ एनसीईआरटी लेकर बैठ गए। मेक श्योर करिए कि यू हैव योर एनसीईआरटी बुक, और प्लीज़ जैसे जैसे मैं मार्क कर रही हूँ आप हाईलाइट से उसको मार्क करते जाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको सेल फ्री सिस्टम का मतलब समझाया कि सेल फ्री सिस्टम है। फिर क्या कह रहा है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non living। देखिए आइसोलेटेड मतलब क्या है कि आप अलग से
अलग से क्या कर रहे हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो आउटसाइड द बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर। तो वहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब भी, आपको पता भी होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह, आप तो बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे टेस्ट ट्यूब के। वो क्या है, वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड द बॉडी कल्चर को किया जा रहा है। तो वो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मतलब आप उसको नॉन लिविंग या लिविंग कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते हो। आप लिविंग कैसे नहीं कंसिडर कर सकते हो, देखिए अब वो इनसाइड द बॉडी तो हो नहीं रही है, मतलब उसमें सेल्स तो नहीं इन्वॉल्व है ना, तो आप उसको लिविंग भी नहीं कंसिडर कर सकते हो और नॉन लिविंग नहीं कंसिडर कर सकते हो। लाइक आप उसको नॉन लिविंग भी एक तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा है तो वहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एक नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे एक नॉन लिविंग और लिविंग, आप इन दोनों चीज़ को यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, तो इन दोनों को आप नहीं मान सकते हो, ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, फिर क्या है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में देखा था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास एक्सेप्शन थे लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर, लेकिन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में आप विदाउट एक्सेप्शन इसको बोल सकते हो कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, मतलब वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है बट वो लिविंग रिएक्शंस तो है, उनके पास रिएक्शन, उनमें रिएक्शन तो परफॉर्म किया जा रहा है, उससे एक नया ऑब्जेक्ट, एक नए जीवन का तो प्रारंभ हो सकता है, तो वो श्योरली एक मतलब नॉन लिविंग, नॉट लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ लिविंग रिएक्शंस जरूर हैं। तो ये आपका यहाँ पे बताया गया। फिर क्या है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉडी का, वो एक डिफाइनिंग फीचर है। अब जैसे अब वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर तो हो रहा है, अगर एक पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है तो सेल के अंदर ही तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बॉडी का, एक डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस, या फिर आपके 11th जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके स्कूल के एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, इज दिस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, और इसमें क्या क्या होता है, क्या जो टेस्ट ट्यूब मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में जो परफॉर्म किया जाता है उसको वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो आप जान सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं फिर क्या है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। देखिए, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को सेंस करना और उससे क्या करना, रिस्पॉन्स करना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा भी होगा। स्टिमुली जो होता है वो एक्सटर्नल कोई हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल कोई चेंज या फिर एक्सटर्नल कोई हम कुछ स्टिमुली प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुली तीनों प्रकार के हो सकते हैं, और उनके रिस्पॉन्स पे हम क्या करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई रिस्पॉन्स देते हैं। लाइक आपको कोई टच या बाहर आपके ठंडक इन्वायरमेंट या फिर बारिश होने लगी या फिर मौसम ठंडा हो गया, तो एक फिजिकल फैक्टर आपको महसूस हुआ ना, तो वहाँ से आपने क्या किया, आपने स्वेटर पहन लिया, तो वहाँ पर आपको स्टिमुली मिली और आपने क्या किया, उससे रिस्पॉन्स किया। या फिर आपने कोई गर्म बर्तन छू लिया तो उससे क्या हुआ, आपको बाहर से स्टिमुली मिली और आपने क्या किया, रिस्पॉन्स किया कि अपना हाथ वहाँ से हटा दिया, तुरंत वहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या है, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन। हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। फिर आगे क्या है कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। जो प्लांट होती हैं उनके लिए कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कौन कौन से स्टिमुली हैं जो उनको इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि उनके पास लाइट नहीं रहेगा तो भी उन पर इफेक्ट पड़ेगा, वाटर नहीं मिला तो भी इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर कैसा है, और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉल्यूटेंट्स, अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स, ये भी सारे उसमें उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। देखिए इसका मीनिंग क्या है,
चाहे वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट हो यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हो, या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, या फिर मल्टीसेलुलर हो, उसके अगर वो लिविंग है तो वो अपने इन्वायरमेंट को सेंस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। अपने इन्वायरमेंट को क्या करेगा? सेंस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा। इस लाइन को आप समझिए। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए फोटो पीरियड्स क्या होती है, अफेक्ट करती है रिप्रोडक्शन को। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, लाइक डॉग हो गए, सबका अलग अलग सीजन्स होता है रिप्रोड्यूस करने का, उनका अपना एक अलग फोटो पीरियड होता है, ठीक है। फोटो पीरियड क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इन दोनों में क्राइटेरिया ये फॉलो हो सकता है। फिर देखिए क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? केमिकल्स के साथ खेलते हैं, उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हमेशा परफॉर्म होते रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अवेयर होते हैं कि उनके सराउंडिंग में क्या क्या फैक्टर उनको अफेक्ट डाल रहा है। उससे वो क्या होते हैं? कॉन्शियस, उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है। फिर क्या है? ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस तो हर एक प्राणी के अंदर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। मतलब वो अपने खुद के लिए अवेयर रहता है, अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने चीज़ों को जागरूक रहता है, वो जागरूक रहता है। इसलिए उसको कहा गया है कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल्फ कॉन्शियसनेस के, उनके पास क्या होती है? सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आपका है? फिर कह रहा है कि कॉन्शियसनेस देयरफॉर become the defining property of living organism. This is the important line of NCERT, that is what consciousness therefore become the defining. Consciousness क्या है? हमारा एक defining property of living organism है। मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आपने ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, मेटाबॉलिज्म जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और फिर क्या है? कॉन्शियसनेस। आपने ये चारों पढ़ा तो आपने क्या क्या देखा कि आपका, हाँ, तो आपने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसमें क्या था कि आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो था वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं था। लेकिन फिर आपने क्या देखा? आपने मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा, वो मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन उसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म है। ठीक है, और कॉन्शियसनेस भी क्या है? हमारा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, यहाँ तक हम आज पढ़ते हैं। यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं आज, और फिर 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी। चलिए, तो ठीक है, देखते हैं। व्हेन इट कम टू ह्यूमन बींग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्यों? देखिए, वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट्स एंड लंग्स। जैसे एक पेशेंट है जो कि कोमा में है। जब आप देखते हो कि कोमा में कोई इंसान होता है तो उसकी सारी, मतलब लगता है कि वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, वो मतलब कुछ सेंस नहीं कर पा रहा है, कुछ मतलब उसको उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी वो हो गई है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप एक चीज़ केयर करेंगे, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसका ब्रेन डेड हो चुका है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उस पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर ब्रेन हार्ट एंड लंग्स, उसके अंदर चीज़ें तो चल रही हैं ना, वो लिविंग तो है, वो कोमा में है, उसका ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन उसके अंदर सेल रिएक्शंस तो चल रही हैं। तो कॉन्शियसनेस या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, उसके अंदर ये चीज़ तो हो रहा है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो बात है वो उसके अंदर क्या है? द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। आर सच पेशेंट, एक मिनट, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब जो पेशेंट जो अपने नॉर्मल लाइफ में, मतलब कोमा से उभर नहीं पाते हैं, नॉर्मल लाइफ में बैक नहीं हो पाते हैं, तो क्या उनको लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग? ऑब्वियस सी बात है, वो लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है। और हमने पढ़ रखा है कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसको, उसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कंटिन्यूसली चलती ही रहेंगी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिविंग विदाउट एन एक्सेप्शन बोल सकते हैं। भले ही उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो अगर हो रहा है ना, वो कॉन्शियस तो है अपने, उसके जो आर्टिफिशियल जो उसके
मशीन्स के द्वारा जो रिप्लेस किए गए हैं उसके प्रति तो वो कॉन्शियसनेस है, उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड दे रहा है ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग में उसको कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थोड़ा, चलिए when, फिर यहाँ से है, इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो हमारी लिविंग फेनोमिना होती है वो इंटरेक्शंस की मदद से होती है। लाइक आपकी पूरी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका क्या बात कर रहा है कि जो लिविंग फेनोमिना होता है, क्या होता है आपका जो लिविंग फेनोमिना होता है वो कई सारे इंटरेक्शंस की मदद से होता है। हर एक सेल दूसरे सेल से रिएक्शन करती है। लाइक अगर आप जैसे आपका किसी का हार्ट है, उसको हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसकी हार्ट बीट रुक गई तो उसका वो डेथ कर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मतलब जो सेल्स होती हैं, आपकी लीवर की सेल्स होती हैं, आपकी हार्ट की सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल्स होती हैं, हिपेटोसाइट्स होती हैं, तो बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो आपस में इंट्रैक्शन करके क्या करती हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। आपकी पूरी बॉडी जिंदा इसलिए क्योंकि आपके सारे सेल्स जो होते हैं, आपके हार्ट के सेल्स होते हैं, आपके लीवर की सेल्स होती हैं, किडनी के सेल्स, सारे सेल्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस को साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका लिविंग कंसिडर होगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए पूरी बॉडी के सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके ही पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो लिविंग फिनोमिना जो होती है उसको वो इंटरेक्शंस की मदद से होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज इन अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस। एक मिनट, रिएक्शंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी होती हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। देखिए आपकी सेल्स में भी क्या होता है, इंट्रैक्शंस की मदद से एक चीज़ें परफॉर्म होती हैं। लाइक आपके सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देखिए बात यहाँ आगे की गई है सेल ऑर्गेनल्स की, तो सेल ऑर्गेनल्स भी अकेला कोई काम तो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे आपके सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, लाइजोसोम है, उसके बाद फिर राइबोसोम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपस में इंट्रैक्शन करके फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। हाँ, वहाँ पे सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, आपस में इंट्रैक्शन करके चीज़ों को परफॉर्म कर रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ, वही बात इसमें की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स। ठीक है, आगे बढ़िए, यही चीज़ मैं बताई। दिस इंट्रैक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या दिखाती है, ये शो करती है कि ये जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहे हैं। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल लेवल। देखिए जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आगे, आपके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसमें आप सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्या गया, चीज़ों को सेपरेट किया गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर अगर एक सेल के अंदर ही सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, या फिर कई अगर मल्टी सेलुलर है तो सारे सेल्स मिलकर आपस में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे क्या चीज़ें क्या की गई है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system। ये तीन वर्ड आपको पता होना चाहिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन किया गया है। कौन कौन से? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। सेल्फ रेप्लिकेटिंग और इवॉल्विंग मतलब इवॉल्व करते रहते हैं तो उस चीज़ को, और हाँ, और ये कैपेबल होते हैं रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर से कोई फैक्टर अगर चेंज हुआ है तो उसके प्रति हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, मतलब हमेशा इवोल्यूशन चलता रहता है उसके अंदर, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। ये सारे इंटरेक्टिव सिस्टम क्या करती है, कैपेबल करती है उसको बाहर की चीज़ों को, स्टिमुली जो उसको मिली है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने का। फिर क्या है देखते हैं, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे इवॉल्व किए प्राणी, कैसे पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, फिर कैसे टिश्यू लेवल के आए, फिर कैसे ऑर्गन के आए, और हम अब क्या है पूरे ऑर्गन सिस्टम के हैं। तो आप बायोलॉजी में ये चीज़ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जाहिर सी बात है, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं उनके जैसे ही हम दिखते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल से क्या की शेयरिंग से क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है, बट टू वेरिंग डिग्री। लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो देखिए डिग्री में वेरी करेगा। लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है, वहाँ पे क्लोन्स तो नहीं बोल रहे हैं,
क्लोन्स तो नहीं बन रहे, मतलब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो एकदम बिल्कुल सेम तो नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे आपको कुछ वेरिएंस से कुछ आपको कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा, लेकिन क्या है, एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल हम जरूर उसमें लिंक रहता है कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, अब हम लोग किसी ना किसी से प्राणी से मतलब किसी ना किसी से इवॉल्व हुए होंगे, तो वहाँ पे एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा होगा, शेयर हो रहा होगा, लेकिन हाँ कुछ डिग्री से वो वैरी करता रहेगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है, और अब हमको क्या जानना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पार्ट जो होगा ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मतलब कंटिन्यू करूँगी। तो सो थैंक यू।